नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बातचीत करेंगे एक विशेष कंपनी मारुति से। और मारुति के नंबर्स आए हैं सेल्स के, उसके बहाने कंपनी के आगे के प्लान्स और इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी कंपनी के मैनेजमेंट से। तो मई के जो बिक्री आंकड़े आए हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं और ऑटो कंपनीज ने लगातार आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। मारुति की कुल बिक्री में 10% से ज़्यादा 1,78,000 यूनिट मई के महीने में बिकी है। मई में 2.5% बिक्री बढ़ने का अनुमान था। घरेलू बिक्री में करीब 13% का उछाल रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट में हल्का सा दबाव अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर की पूरी बिक्री कैसी रहेगी, कैसी पिक्चर रहेगी। इस साल उन्होंने 38 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची। नेक्स्ट ईयर कितनी गाड़ी बिकेंगी, जो EMI बहुत महंगी हो रही है गाड़ियों की, उस पर क्या राय है, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव शशांक श्रीवास्तव से। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। और मई महीने के नंबर बहुत बढ़िया रहे हैं और तमाम अनुमान जो थे उनसे बेटर आपने प्रदर्शन दिखाया और तकरीबन हर सेगमेंट में नंबर अच्छे आए हैं। तो नंबर के बहाने कंपनी के आउटलुक और इसके आगे की विस्तार योजनाओं पर भी बातचीत करेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि मई के जो नंबर्स आए हैं आपके हिसाब से उसकी हाईलाइट क्या है? मुझे तो नंबर ओवरऑल ठीक लग रहा है, छोटी गाड़ियों में थोड़ी सी दिक्कत है। देखिए, मई का जो महीना है इंडस्ट्री के लिए, पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए हमारे मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा होलसेल और सबसे ज्यादा रिटेल का महीना रहा। मई का 3,34,800 का टोटल इंडस्ट्री का सेल रहा और इसका मुवाजना अगर आप गुज़िश्ता साल से करें तो 2,95,000 का आंकड़ा था पिछले साल। मतलब कि करीब 13.5% का इजाफा हमें देखने को मिला। मारुति सुजुकी के नंबर थोड़े और बेहतर थे, क्योंकि मारुति सुजुकी के जो इजाफा था, अगर आप गुज़िश्ता साल से उसको कंपेयर करें तो करीब 15.5% था। तो इसलिए मारुति सुजुकी की जो बाजार की हिस्सेदारी है वो 1% मई ऊपर रहा। रिटेल के भी इंडस्ट्री के लिहाज से अभी तक के कोई भी मई में इतना ज्यादा रिटेल नहीं हुआ था हमारी तारीख में जितना कि मई के महीने में हुआ। और मई के महीने में रिटेल 3,25,500 था इंडस्ट्री में। अगर आप पिछले साल से इसको कंपेयर करें जिसमें 2,84,000 का टोटल रिटेल था, मतलब 14% की ग्रोथ थी। और अच्छा रहा महीने दोनों रिटेल और होलसेल के लिहाज से। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, रिटेल थोड़ा होलसेल से कम था। इसका मतलब स्टॉक लेवल थोड़ा सा डीलरशिप पे बढ़े। ये आंकड़े जो थे, जो 2,50,000 का जो स्टॉक था 1 मई को, वो 1 जून को करीब 2,62,000 का हो गया। ये महीने का एक इख्तिसार में अगर मैं बताऊं तो ये था। तो शशांक जी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? डीलरशिप पे इतने ज्यादा स्टॉकिंग क्यों हो रही है, इन्वेंट्री क्यों क्रिएट हो रही है? रिटेल थोड़ा कम था, होलसेल ज्यादा था। और होलसेल ज्यादा होने का इम्कान हमें पहले से था, क्योंकि जो अगर आप देखें पिछले 2 सालों में सप्लाई की सिचुएशन थोड़ी सी कम थी और हमेशा स्टॉक लेवल लोअर था। अभी भी जो स्टॉक बढ़ा है 2,62,000, वो करीब 25-26 दिन का स्टॉक है इंडस्ट्री में। नॉर्मली जो है आमतौर पे ये स्टॉक जो है करीब 30 दिन का होता है। तो अभी भी जो सतह जिसको आप एवरेज सतह है, उससे अभी भी स्टॉक थोड़ा कम है। हाँ, बढ़ा है लेकिन अभी भी एवरेज से कम है। तो ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक चीज, जब मारुति के नंबर को हम अंदर जाके डिटेल में देखते हैं और इसको हम अगर 2 हिस्सों में कर दें, एक जो छोटी गाड़ियां जिनको मिनी या कॉम्पैक्ट आप कहते हैं, और दूसरी उससे बड़े साइज वाली या महंगी गाड़ियां, समझ के लिए आसानी के लिए कह दें, तो इसमें हम देखते हैं कि मिनी और कॉम्पैक्ट में थोड़ी नरम सेल दिख रही है। उसका क्या कारण है? अगर आप उसकी बात कर रहे हैं ऑल्टो और एस्प्रेसो सेगमेंट में, वहां हमने गिरावट देखने को मिली। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारी जो ऑल्टो 800, जो पिछले साल करीब उन्होंने 12,000 गाड़ियां करी थी, 12,000 12,500 गाड़ी इस मई के महीने में, वो इस बार क्योंकि वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, वो आंकड़े नहीं है। उसकी जगह ऑल्टो K10 ने ली है। और ऑल्टो K10 थोड़ी एक ज्यादा महंगी और ज्यादा बड़ी गाड़ी है, तो उसमें हमने करीब 9,500 गाड़ी बिक्री करी। और यही वजह है कि वो जो गैप है उसमें आपने देखा होगा आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली।
तो मतलब आप एक लॉजिक ये दे रहे हैं कि ऑल्टो K10 जो 1000 सीसी की गाड़ी है और एक्सप्रेसो जो है उसी रेंज के आसपास आती, तो महंगी कीमत है, शायद ये भी एक रुकावट की वजह है कि छोटी गाड़ियां जिनको कॉम्पैक्ट कहते हैं, स्मॉल कार, वो दिक्कत। आपके हिसाब से ऑल्टो K10 की कितनी एवरेज कीमत बैठ रही है जिस पे ज्यादा बाइंग होती है? ऑल्टो K10 की कीमत करीब 4.5 लाख से शुरू होती है। यानी 4.5 से शुरू हुई तो एवरेज 6.5-7 लाख की थोड़ा हाई एंड मॉडल मिलेगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, देखिए शशांक जी, अगर 6.5-7 लाख रुपए किसी को K10 के लिए खरीदारी करना है जो बहुत ही छोटी कार है, तो ग्राहक ये भी सोच सकता है कि 6.5 के बजाय हम 2-2.5 लाख रुपए और डालें तो 8-9 लाख में हमें एक ठीक ठाक बड़ी गाड़ी मिलेगी। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से छोटी गाड़ियों पर नॉट ओनली मारुति के लिए अक्रॉस द इंडस्ट्री ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है, और यही वजह है कि अगर पिछले 5 साल में देखा होगा तो छोटी गाड़ियों की जो बिक्री है उसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले साल देखें तो हाँ, पिछले साल इसमें 20% का इजाफा हुआ था, लेकिन 20% इजाफा होने के बाद भी ये जो बिक्री थी इस सेगमेंट में वो करीब 13,40,000 थी, जबकि जब पीक टाइम था 18-19 में ये बिक्री करीब 15,60,000 के करीब थी। तो गिरावट देखने को मिली है, और खासकर इसी वजह से जिसका मैंने जिक्र किया कि इसमें जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं, और जो इनकम लेवल है इस सेगमेंट की वो शायद उस तेजी से नहीं बढ़ी है। मतलब एफोर्डेबिलिटी फैक्टर थोड़ा कम हो गया। शशांक जी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और रिफ्रेज करता हूँ आपके लिए, और इसका जवाब चाहूंगा। देखिए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, एक फैक्टर हो सकता है कि लोग थोड़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके बड़ी गाड़ी लेते हैं। दूसरा ये हुआ है कि चूंकि छोटी गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बड़ी गाड़ी की तरफ स्विच करना एक लॉजिकल लगता है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि रोड्स बहुत अच्छी बनी है अक्रॉस द कंट्री, इवन छोटे शहरों में, गाँव में या छोटी जगहों पे जाए वहाँ पे भी रोड्स की क्वालिटी बढ़ी हुई है। तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सोचते हैं कि आपको 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाना है या 400 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उस समय आपका हमेशा ये मन होता है कि आप बड़ी गाड़ी, इवन आप टैक्सी भी करते हैं तो आप सोचते हैं थोड़ा बड़ी वाली गाड़ी ले। तो क्या ये एक कंज्यूमर पैटर्न बदल रहा है, उसको स्ट्रक्चरल चेंज के तौर पे हमें देखना चाहिए कि छोटी गाड़ियां अब छूट रही हैं पीछे, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि 15.5 लाख से घट के अब 13.5 लाख हो गई हैं। धीरे धीरे लोगों का रुझान अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां पे थोड़ी बड़ी गाड़ियां, थोड़ी ज्यादा पावरफुल इंजन वाली तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, आप यही वजह मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में ये कीमतें जो बढ़ी हैं वो 3-4 वजह से बढ़ी हैं। एक तो कमोडिटी प्राइसेस की वजह से बढ़ी हैं, दूसरा जो टैक्स लेवल्स हैं, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, वो लेवल बढ़ा है, तीसरा कुछ रेगुलेटरी स्ट्रिंजेंसी, एमिशन और सेफ्टी को लेके उसमें भी, उसकी वजह से भी इजाफा हुआ है, कुछ फीचर्स भी बढ़े हैं, और ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्स यही है कि इस हायर प्राइस पे वो दूसरी गाड़ियों को भी कंसिडर करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी उससे हायर प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही हमारी जो माशी हालत है हमारे वो बढ़ेगी, बेहतरी की तरफ जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि ये सेगमेंट दोबारा से ग्रोथ की तरफ आएगा। तो चलिए खैर, ये बात तो आपने स्वीकार करी कि छोटी गाड़ी की बड़ी कीमत एक बड़ी समस्या है। उसके लिए रीजंस ये हैं कि सेफ्टी फीचर्स बढ़ गए हैं, अपग्रेड किया गया है और ज़्यादा कॉस्ट आई है कमोडिटीज़ की भी। तो फिर इंडस्ट्री या स्वयं आपकी कंपनी मारुति इसको कैसे एड्रेस कर रही है इस इशू को? क्या ये भी एक सोच हो सकती है कि धीरे धीरे इस पर कम फोकस किया जाए, कि जैसे रियल एस्टेट में हम लोग कहते हैं कि 1 BHK बनाने से अच्छा 2 BHK बनाओ, कीमत लगभग डबल हो जाती है कि एक कमरा तो एडिशनल हुआ उसमें लेकिन कीमत डबल। तो वैसे ही 7 लाख रुपए की ऑल्टो बनाने से अच्छा है कि 9 लाख रुपए की और उससे मजबूत गाड़ी बनाए। क्या ये एक सोल्यूशन है, कम फोकस होगा छोटी गाड़ियों पे? डील करने का तो एक ही वो है कि भाई जैसे कंज्यूमर का रुझान एसयूवीज की तरफ जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरर्स भी फिर हम उसी तरह से, उस हिसाब से ही जाएंगे। मार्केट में छोटी गाड़ी के लिए कई ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे आप फाइनेंसिंग के ऑप्शन देते हैं, वो ताकि उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है
वो बेहतर कर सकें कंज्यूमर्स को, और वही कोशिशें जारी हैं। अब जहां तक एमिशन या सेफ्टी का नॉर्म है वो तो सरकार तय करती है, तो हम उसी हिसाब से जो भी नॉर्म्स होंगे वो तो उसी तरह से गाड़ी बनानी पड़ेगी। एक हाँ ये जरूर है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इस कंज्यूमर का जो इस तबके का है वो जरूर उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बहुत हाई होती है। इसका मतलब वो सेंसिटिव ज्यादा रहता है प्राइस के से। तो वही जो नॉर्मल हम लोग कॉस्ट कटिंग वगैरह करते हैं वो कोशिशें जारी हैं, और एट द सेम टाइम हम फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी अच्छे दे रहे हैं कंज्यूमर्स को। इस तरह से हम इस सेगमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक गाड़ी मारुति की तरफ से आई है जिम्नी, जिसको लोग बहुत इंतजार कर रहे थे और बहुत लंबे इंतजार के बाद वो फाइनली आ गई है। क्या उसका रिस्पॉन्स है, कितनी बुकिंग है, कब से डिलीवरी शुरू होगी, इस बारे में क्या डिटेल्स है? इस समय हमारे पास करीब 30 से 31 हजार बुकिंग से करीब हैं जिम्नी की, और रिस्पांस बड़ा अच्छा है। हमने जो है कल से ही डिस्पैचेस उसके शुरू किए हैं, और ये 7 तारीख को हम इसको सेल के लिए उतारेंगे बाजार में। ओके, तो जिम्नी की जो है बुकिंग 31,000 के आसपास और 1 जून से ही शुरू हो रही है डिलीवरी। तो जो लोग लेंगे उसको, फिर उसका हम लोग देखेंगे क्या रिस्पांस और निकलता है रियल लाइफ में। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंडस्ट्री के लिए 2024 का फाइनेंशियल ईयर कैसा जाने वाला है इस पर बातचीत करेंगे शशांक जी से छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और ऑटो इंडस्ट्री की पल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं मारुति के जरिए, जिसने अपने बेहतरीन नंबर और आगे के आउटलुक के लिए काफ़ी अच्छा रखा है। शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, 2023 का फाइनेंशियल ईयर जो था वो बहुत अच्छा गया ऑटो सेक्टर के लिए। लगभग 38 लाख गाड़ियां बेची हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई। अब ये 2024 फाइनेंशियल शुरू हो चुका है, क्या लक्ष्य है इस बार का? देखिए, इंडस्ट्री में ऐसा पेशगोई की जा रही है कि करीब 5 से 7% का इजाफा होगा इंडस्ट्री में। इसका मतलब पैसेंजर व्हीकल में रवा माली साल यानी 23-24 में करीब 41 लाख 40 से 41 लाख गाड़ियां बिकेंगी, ऐसा इम्कान है। शशांक जी, ये कम क्यों टारगेट? 2023 में तो हमने 20% की ग्रोथ देखी और बहुत लोग इंतजार के लिए, क्या इस 2023-24 में लॉन्चेस कम होंगे, या मतलब ये 5-7% की ग्रोथ क्यों, 20 से घट के सीधे 5-7%? हाँ, पिछले साल ग्रोथ ज्यादा थी उसका, क्योंकि उसकी जो पहले साल था उसमें बेस इफेक्ट थोड़ा था, क्योंकि वो कोविड से मतलब मुतासिर था वो साल। लेकिन अब जो बेस इफेक्ट है वो स्ट्रांग है। 22-23 का काफी अच्छा साल निकला था। इसके ऊपर एक की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इस पे जो इजाफा होगा वो ऐसा इम्कान है कि 5 से 7% के लगभग रहेगा। शशांक जी, 2024 में एक चीज और असर डाल रही है, ब्याज दरें। जो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं लोन पे, उनको ज़्यादा EMI पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं और अभी कम होने की तो कोई संभावना फिलहाल दिखती नहीं है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही? अच्छा, जैसे जो छोटी गाड़ियों को हम लोगों ने भी काफ़ी जिक्र किया, 5-6 लाख 7 लाख वाली, उसमें उस ब्रैकेट में जो लोग खरीदने आते हैं तो वो और छोटे इनकम ग्रुप के होते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रॉब्लम बन रही है क्या, कि ऊंची ब्याज दरें दिक्कत कर रही हैं? जी देखिए, जो शरई सूद है वो ऑटो लोन्स में उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको ख्याल होगा कि पिछले मई से जब जो विफाकी बैंक है उसने जो रेपो रेट्स बढ़ाए थे, करीब 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे। अभी वो पूरी तरह पास थ्रू नहीं हुए ऑटो लोन्स में, लेकिन जैसे जैसे हो रहे हैं तो ये जो एनालिस्ट हैं वो यही सोच रहे हैं कि ऑटो लोन्स के इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे। हाँ, उसका एक जो मनफी असर है वो शायद हमें रिटेल में देखने को मिल सकता है। अच्छा शशांक जी, कई उर्दू के वर्ड यूज़ करें, जैसे उन्होंने क्या सराय सूद मतलब कि ब्याज, बहुत सारे शब्द, आशरिया मतलब दशमलव, पॉइंट, तो वो बीच बीच में अगर कोई कठिन शब्द आएगा तो एक्सप्लेन करता रहूँगा। शशांक जी, एक मारुति ने बड़ा ऐलान किया है कि वो एक नया प्लांट लगाएंगे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि शायद आगे जाते हुए डिमांड बहुत है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और बहुत दिनों बाद एक कैपेक्स का अनाउंस आपने किया, बिग कैपेक्स जिसको हम कहते हैं। उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी और डिटेल में दीजिए कि क्या होने वाला है, कहाँ प्लांट लगेगा, कब तक लगेगा?
जी, उसमें ऐसा है कि मैं आपको एक मोटे तौर पे ये बता दूं कि जहां तक जो बिक्री का जो पेशगोई करी हुई है 2030 तक में, उसमें मारुति सुजुकी ने के ख्याल में इंडस्ट्री करीब 60 लाख की हो जाएगी। अभी जैसे 40 लाख के दरमियान है, तो 60 लाख की हो जाएगी। उसमें से मारुति अपनी हिस्सेदारी 50% की कोशिश करेगी, यानी 30 लाख तो मारुति का डोमेस्टिक सेल्स होना चाहिए 2030 में। उसके अलावा 10 लाख का जो सेल है वो हमारे एक्सपोर्ट और जो हम बाकी ओईएम्स को देते हैं वो होना चाहिए। कुल मिला के इसका मतलब जो डिमांड है वो करीब 40 लाख की होगी। हमारी जो रवा कैपेसिटी है, जो करंट कैपेसिटी है, वो करीब 20 से 21 लाख की है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो फर्क है 40 और 21 लाख में, करीब 19-20 लाख का जो फर्क है, वो हमारे को एडिशनल कैपेसिटी चाहिए रहेगी। हमने खरकोड़ा का प्लांट ऑलरेडी जो है उसमें सरमाया कर चुके हैं, जिसमें 10 लाख की कैपेसिटी है। तो उसके बाद भी जो है करीब 9 से 10 लाख की कैपेसिटी बचती है, जिसको क्रिएशन करना पड़ेगा। और यही हमारे बोर्ड ने अप्रूवल दी है कि एक की मैनेजमेंट ये स्टडी करे कि 10 लाख की कैपेसिटी का प्लांट कहाँ लगाया जा सकता है, कौन से मॉडल बनेंगे और कितनी जल्दी इस प्लांट को लगाया जा सकता है। 2 वर्ड और रवा का मतलब कंटिन्यूएशन में है, जारी है, काम चल रहा है, इसे बोलना बहुत रवा गाड़ी मतलब चली हुई, यूज्ड। और सरमाया मतलब व्यापार, जो वहाँ पे एक्सपेंशन किया, तो खरखौंदा प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो सरमाया किया उन्होंने। अच्छा, ये जो नया प्लांट लगेगा शशांक जी, ये आइस इंजन वाला होगा या ईवी का? क्योंकि अब बहुत बातें हो रही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आना चाहिए और मारुति के लिए भी ये एक ज़रूरी हो सकता है। तो क्या नया प्लांट ज़्यादा फोकस ईवी पे करेगा? देखिए, 2030 तक का जो हमने पेशगोई करी है, वो ये है कि 60% तो आइस और सीएनजी और बायोगैस और फ्लेक्स फ्यूल रहेगा। 25% करीब जो है वो हाइब्रिड रहेगा और 15% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा। तो उसी के हिसाब से जो है प्रोडक्शन की भी प्लानिंग हो रही है और उसी के हिसाब से कैपेसिटी की भी प्लानिंग हो। तो ये जो आपकी पेशगोई है, प्लान है, प्रपोजल है, इसमें मुझे एक चिंता है, ये मेरा आपसे थोड़ा मेरा डिसएग्रीमेंट है। हमें ऐसा लगता है कि भारत में जो ऑटो कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के थोड़ा हेजिटेंट हैं, थोड़ा सुस्त हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी, तो अभी क्यों इस पर इतना ध्यान दिया जाए? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या रीजंस है इसके? नहीं, देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम गो स्लो हैं या हेजिटेंट हैं। जनरली अगर ये सोचा जाता है इंडस्ट्री में कि ईवीज जो हैं बाद में जाके मेन स्ट्रीम होंगी, लेकिन वो कब होंगी उस पे थोड़ा सा एक इख्तिलाफी राय हो सकती है इंडस्ट्री में। अब ज्यादातर, और उसकी अगर आप देखें गुज़िश्ता साल के जो आंकड़े देखें, उसमें करीब 51-52 हजार ईवीज बिकी थी। टोटल मार्केट 39 लाख का था। 40 लाख में करीब 50,000 गाड़ी ईवीज थी। लगभग 1.2% का करीब पेनिट्रेशन था ईवीज का। हमने अपने जो तहकीक है बाकी मुल्कों की में जो करी है, उसमें हमें ये पता चलता है कि जब ईवीज का पेनिट्रेशन 3 से 4% के दरमियान होता है, उस समय उसका तेजी से एडॉप्शन रेट बढ़ता है। 3 से 4% जो है हिंदुस्तान में 2024-25 में पहुंचेगा। इस साल मेरे ख्याल में 2% के करीब रहेगा, 2%, 2.25%, और 3 से 4% अगले साल यानी 24-25 में रहेगा। उस समय तक हमारा जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना चाहिए। और यही वजह है कि हमारी जो पहली ईवी गाड़ी है, जिसको हमने अभी ऑटो एक्सपो में जनवरी में दिखाया था, वो ईवीएक्स जो गाड़ी है वो हम माली साल 24-25 में लेके आएंगे। और तब हमें ये उम्मीद है कि उसके बाद से जो ईवीज का जो एक्सपेंशन है, एडॉप्शन रेट का, वो हमारे मुल्क में तेजी से आएगा। हाँ, ठीक है, राय आपकी अलहदा हो सकती है, लेकिन गुज़िश्ता साल में सर चीन में हर तीसरी गाड़ी ईवी बिक रही है। एवरी थर्ड कार सोल्ड इन चाइना इज एन ईवी। जी, वहां पे देखिए ऐसा है, दो ईवीज का पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा बैटरी की जो कीमतें हैं उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी की कीमत करीब 45 से 50% होती है ईवी की।
प्राइस की, कोई भी ईवी गाड़ी की। तो हमारे को वो जो लोकलाइजेशन है बैटरी का, उसके लिए भी सुजुकी ने, जैसे आपको पता होगा, 10,000 करोड़ का सरमाया किया है हाल में, और हमें उम्मीद है कि हमारी प्राइसेस बड़ी कॉम्पिटिटिव होंगी, जिससे कि हमारे मुल्क में भी ईवीज का पेनिट्रेशन बढ़ सके। शशांक जी, आपने चूंकि टारगेट बड़ा मैसिव रखा है, हिमालयन टास्क है कि 2030 तक आप कम से कम अपनी कैपेसिटी डबल करेंगे, 19-20 लाख का एडिशनल लेके चल रहे हैं। ऐसे में फिर ये बहुत लाजमी बनता है कि आपको बहुत सारे लॉन्चेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना लॉन्चेस के तो वो टारगेट अचीव हो नहीं सकता। तो मेरे खैर 2030 तो बहुत दूर है, 2024 में क्या लॉन्च करने वाले ये बताइए। देखिए, अभी पिछले महीने हमने फ्रोंक्स गाड़ी लॉन्च करी थी। इस महीने यानी 7 तारीख को हम जिमनी कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में हमने एक बड़ी एमपीवी गाड़ी भी उतारेंगे कुछ ही महीने में। और ऐसे ही हमारा, अब मैं एकदम यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तो यहाँ पे बयान नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट के मुतालिक जो हमारा प्लान है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मारुति सुजुकी हमेशा से एक बहुत एग्रेसिव रही है प्रोडक्ट प्लानिंग में, और यही वजह है कि आज हमारे पास 17 मॉडल्स हैं, जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है अगर आप इसका मुवाजना करें किसी और ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो मैन्युफैक्चर के साथ में। हम ये समत में आगे भी जारी रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम अपने जो सार्फिन हैं उनको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का उनको चांस दे सेलेक्ट करने का। शशांक जी, एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा अलहदा है। वो सवाल ये है कि फेम 2 एक स्कीम है सरकार की, जिसको ऑटो में ईवी के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईवी की तरफ आकर्षित करने के लिए एक सब्सिडी स्कीम चलाई गई थी। लेकिन अब फेम 2 स्कीम अपने आप में एक बड़ा मुश्किलों में फंस गई है। कई सारी ऑटो कंपनीज ने उसमें गड़बड़ की, खासतौर पे 2 व्हीलर कंपनीज ने। तो डेफिनेटली वो आपसे डायरेक्टली जुड़ी नहीं, लेकिन चूंकि आप इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, मैं इस पर आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगा कि फेम 2 को लेकर के क्यों इस तरह की गड़बड़ी हुई और ऐसे में क्या होना चाहिए। देखिए, जो सरकार के जो नॉर्म्स हैं, जिसके बुनियाद पे ये फेम 2 की सब्सिडी क्लेम करना चाहिए, वो नॉर्म्स तो मीट करने पड़ेंगे सभी मैन्युफैक्चरर को। अगर आप वो क्लेम करते हो बिना वो नॉर्म्स मीट किए हुए, या अगर उसमें कुछ डेटा को मैनिपुलेट करके, तो भाई वो तो बात गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो फेम 2 में अब वहीं पर वो एक वो प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या नॉर्म्स सारे मीट किए जा रहे थे क्लेम करने के पहले वो सब्सिडी या नहीं। तो वो मैन्युफैक्चरर्स जो कि सारे नॉर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि सरकार ने बताए थे, वो सब्सिडी क्लेम करने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो नहीं कर रहे थे और सब्सिडी क्लेम कर रहे थे, उनको तो भाई दिक्कत होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल उनको दिक्कत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि रूल्स को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे और पब्लिक को उसका बेनिफिट दे पाएंगे। शशांक सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में अलग अलग विषयों पे अपनी राय खुल के रखने के लिए। तो मारुति ने एक बहुत मैसिव टारगेट रखा है 2030 के लिए, कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल होगी यहाँ से। तो इसके इन्वेस्टर्स के लिए खास जानकारी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया समय साथ जुड़ने के लिए। यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक